प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है यदि दिया है कि अंतराल संवृत अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन x की पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें यहाँ पर फलन दे रखा है, ये तो दे रखा है फलन और x इस अंतराल से मान ग्रहण कर रहे हैं, और ये जो फलन दे रखा है ये फलन x बराबर 1 पर उच्चतम मान ग्रहण करता है। अब देखो कोई भी फलन हो वो फलन उच्चतम मान और निम्नतम मान अपने क्रांतिक बिंदुओं पर ही ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 इस फलन f का क्रांतिक बिंदु है। इस फलन f का क्या है? क्रांतिक बिंदु है। अब देखो क्रांतिक बिंदु की हम बात करते हैं तो क्रांतिक बिंदु हम दो चरणों में ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु हम दो चरणों में ज्ञात करते हैं। पहला चरण f डेश x बराबर 0 रख करके हम x के मान ज्ञात करते हैं। दूसरा चरण हम उन x के मानों को देखते हैं जिन पर फलन अवकलनीय ना हो, अवकलनीय ना हो। अब देखो ये जो फलन हमें दे रखा है ये फलन कौन से x के मानों पर अवकलनीय नहीं है? तो एक तो x बराबर 0 और एक है x बराबर 2, इन x के मानों पर अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ से हम ये बात तो कह सकते हैं कि ये वाला जो क्रांतिक बिंदु है ये क्रांतिक बिंदु हमें इस स्थिति से नहीं मिला, ये क्रांतिक बिंदु हमें इस स्थिति से मिला है। कौन सी स्थिति से? स्थिति फर्स्ट से मिला है। और पहली स्थिति में हम f डेश x बराबर 0 रख करके x के मान ज्ञात करते हैं। अब देखो ये जो x के मान हमें मिलते हैं यहाँ पर ये जो x के मान हमें मिलते हैं, यदि हम इन x के मानों को f डेश में रख दें, किस में रख दें? f डेश में रख दें, तो वो f डेश 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये जो x के मान हमें मिलते हैं इन x के मानों को हम f डेश में रख दें तो f डेश किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो x का मान है वो यहाँ से ही हमें मिला। इसका मतलब इस x बराबर 1 को जब हम इस फलन के f डेश में रखेंगे तब f डेश किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहले इस फलन का हम f डेश ज्ञात करते हैं। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा f डेश x बराबर 4x की पावर 3 माइनस 124x प्लस a। अब x बराबर 1 इस फलन में रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या बन जाएगा? f डेश 1 बराबर 4 माइनस 120 प्लस a। और f डेश 1 किसके बराबर होगा? f डेश 1 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसकी जगह लिख दूँ 0 बराबर 4 माइनस 120 माइनस का 120 प्लस a। तो यहाँ से a का मान आ गया प्लस का 120। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12। संवृत अंतराल 0,2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर फलन दे रखा है f(x) बराबर x प्लस साइन 2x और अंतराल दे रखा है ये। अब हमें इस फलन f का उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं, उसके पश्चात उन क्रांतिक बिंदुओं पर हम फलन का मान ज्ञात करते हैं। अब जो फलन के मान हमें मिले हैं इन फलन के मानों में जो सबसे बड़ा मान होगा वो इस फलन का उच्चतम मान कहलाता है, और जो मान सबसे छोटा होगा उसको कहते हैं फलन का निम्नतम मान। तो सबसे पहले हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं, और क्रांतिक बिंदु हम दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। तो पहली स्थिति की बात करते हैं। देखो x के सापेक्ष अवकलन करो और f डेश x ज्ञात करो।
तो एफ डेस एक्स बराबर आएगा 1 प्लस 2 कोस 2x। अब एफ डेस एक्स बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात कर लो। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 2 कोस 2x बराबर 0। तो कोस 2x बराबर हो गया माइनस का 1/2। अब देखो कोस में 1/2 मान किसका होता है? तो कोस में 1/2 मान π/3 का होता है। तो यहाँ पर आ गया कोस 2x बराबर माइनस कोस π/3। अब यहाँ पर देखो हम एक सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। सर्वसमीका ये है कि कोस पाई माइनस थीटा को हम लिखते हैं माइनस कोस थीटा। इस बात का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा कोस 2x बराबर है कोस पाई माइनस π/3। तो कोस 2x बराबर कोस 2π/3। अब देखो यहाँ पर ये बन गया कोस x बराबर y। कोस x बराबर कोस y हो तो x बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस y। और n कौन सी संख्या है? n एक पूर्णांक संख्या है। अब देखो ये जो x बराबर हमें मिला है इसको हम दो टुकड़ों में लिख रहे हैं, एक बार प्लस का उपयोग करके और एक बार माइनस का। तो पहले प्लस का उपयोग करके लिख रहे हैं। तो x बराबर आएगा 2n पाई प्लस y। माइनस का उपयोग करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 2n पाई माइनस y। और n कौन सी संख्या है? n पूर्णांक संख्या है। अब देखो इसकी तुलना करो यहाँ पर। तो x की जगह तो आ रहा है 2x और y की जगह आ रहा है 2π/3। तो x और y की जगह ये मान रखो। x की जगह तो है 2x बराबर 2n पाई प्लस y की जगह है 2π/3। यहाँ पर भी आ जाएगा 2x बराबर 2n पाई माइनस y की जगह आएगा 2π/3। देखो दोनों में ही 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देने पर हमें मिलेगा x बराबर n पाई प्लस π/3। और यहाँ से x बराबर n पाई माइनस π/3। अब देखो हम n के मान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? n की जगह संख्या रखेंगे। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं रखेंगे और x के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम n की जगह ऋणात्मक संख्याएं रखते हैं। n की जगह कौन सी संख्या रखते हैं? ऋणात्मक संख्याएं रखते हैं। तो देखो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या 1 रखो तो 1 रखने पर बनेगा माइनस पाई प्लस π/3। इसको हल करने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। और -1 से आगे की जो ऋणात्मक संख्याएं उनको भी रखेंगे तो भी हमें कैसी संख्या मिलेगी? ऋणात्मक संख्या मिलेगी। यहाँ पर भी n की जगह ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो यहाँ पर x का मान हमें एक ऋणात्मक संख्या मिलेगा। अब देखो x के मान कैसे होने चाहिए? x के मान धनात्मक होने चाहिए। इसका मतलब हम n की जगह ऋणात्मक संख्याएं नहीं रख सकते। तो फिर हम n की जगह रखते हैं 0। n की जगह रखते हैं 0। तो n की जगह देखो 0 रखने पर हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर π/3। ये धनात्मक मान है और ये मान इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब x का एक मान हो गया π/3। यहाँ पर देखो n की जगह 0 रखेंगे तो हमें ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब इस स्थिति में हम n बराबर 0 नहीं रख सकते। फिर आगे चलते हैं हम धनात्मक संख्याओं की ओर। तो n की जगह 1 रखो तो n बराबर 1 रखने पर देखो क्या मिलेगा? x बराबर पाई प्लस π/3। ये हो जाएगा 4π/3। यहाँ पर भी रखो तो x बराबर पाई माइनस π/3। इसको हल करने पर आएगा 2π/3। अब देखो यहाँ पर तो x का मान मिला है ये और यहाँ पर x का मान मिला है ये दोनों ही मान धनात्मक है। साथ में इन दोनों संख्याओं के बीच में भी आ रहे हैं।
इसका मतलब x का मान ये भी लेंगे और एक x का मान हम ये लेंगे। अब हम n की जगह 2 रखते हैं, n बराबर रखेंगे हम 2, तो यहाँ से आएगा x बराबर 2 पाई प्लस पाई बटा 3। देखो इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको हल करने पर आएगा 7 पाई बटा 3। और यहाँ से इसको हल करते हैं, देखो इसमें पहले तो मान रखो x बराबर n की जगह रख रहे हैं हम 2, तो 2 पाई माइनस पाई बटा 3। यहाँ से हल करने पर हमें मिलेगा 5 पाई बटा 3। अब देखो ये जो x का मान है, ये x का मान तो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, इसका मतलब इस मान को हम शामिल नहीं करेंगे। और ये वाला जो मान है, ये मान इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इस मान को हम शामिल करेंगे। अब अगली पूर्णांक संख्या की ओर चलते हैं, तो n बराबर 3। अब देखो यहाँ पर n बराबर 2 रखने पर हमें x का कोई मान मिला, कोई मान नहीं मिला। इसका मतलब n बराबर 3 और 3 से आगे की जो संख्या है उन संख्याओं के लिए यहाँ से हमें x का कोई मान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आओ, फिर यहाँ पर n बराबर 3 रखो, यहाँ पर n की जगह 3 रखने पर आएगा x बराबर 3 पाई माइनस पाई बटा 3। इसको हल करने पर आएगा 8 पाई बटा 3, 8 पाई बटा 3। और 8 पाई बटा 3 इन दोनों संख्याओं के बीच में नहीं आ रहा, इसका मतलब इस अक्ष के मान को हम शामिल नहीं करेंगे। साथ में n बराबर 4, 5 जो आगे वाली पूर्णांक संख्या है उनको रखने पर जो अक्ष का मान मिलेगा वो भी फिर इन दोनों संख्याओं के बीच में नहीं आएगा, तो उन संख्याओं से जो मान हमें मिलेंगे उन मानों को भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखो अक्ष के क्या क्या मान मिले हैं। अक्ष का एक मान तो हमें मिला है पाई बटा 3, देखो एक तो मान मिला है ये, एक मान मिला है ये और एक मान मिला है ये। अब ये जो अक्ष के मान मिले, एक मान ये रहा, ये जो अक्ष के मान यहाँ से हमें मिले हैं, इन अक्ष के मानों को यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अक्ष बराबर पाई बटा 3, उसके बाद 2 पाई बटा 3, उसके पश्चात है 4 पाई बटा 3, उसके पश्चात है 5 पाई बटा 3। ये हमें यहाँ से अक्ष के मान मिले हैं। अब हमें उन अक्ष के मानों को भी देखना है जिन पर फलन अवकलनीय नहीं है। यहाँ पर हमें अंतराल दे रखा है संवृत अंतराल, इसका मतलब 0 और 2 पाई पर यह फलन अवकलनीय नहीं होगा, तो हमें अक्ष के 2 मान और मिल जाएंगे। तो क्रांतिक बिंदु लिखो, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु में अक्ष बराबर एक तो है 0, यहाँ से आ गया, उसके बाद पाई बटा 3, फिर 2 पाई बटा 3, उसके पश्चात 4 पाई बटा 3, उसके पश्चात 5 पाई बटा 3 और उसके पश्चात 2 पाई। अब इन क्रांतिक बिंदुओं पर हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान, अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान देखो क्या मिलेगा। तो 0 प्लस साइन 0, साइन 0 भी कितना होगा 0, तो 0 प्लस 0 हो गया 0। अब आओ पाई बटा 3 पर, तो अक्ष बराबर पाई बटा 3, अक्ष बराबर पाई बटा 3 पर देखो फलन का मान हमें क्या मिलता है। तो पाई बटा 3 प्लस साइन 2 पाई बटा 3। अब देखो 2 पाई बटा 3 को हम क्या लिखेंगे, देखो एफ पाई बटा 3 बराबर पाई बटा 3 प्लस साइन पाई माइनस पाई बटा 3। तो साइन पाई पर चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। पाई माइनस का मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है प्लस का। उसके बाद कोण कितना है, कोण है पाई बटा 3, साइन पाई बटा 3 अर्थात साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ से हमें मान मिलेगा पाई बटा 3 प्लस √3/2। अब देखो अगला अक्ष का मान है 4 पाई बटा 3, तो लिखो अक्ष बराबर
4 पाई बटा 3। तो f 4 पाई बटा 3 पर फलन का मान देखो, तो यहाँ से 4 पाई बटा 3 प्लस साइन अक्स की जगह 4 पाई बटा 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 8 पाई बटा 3। अब देखो साइन 8 पाई बटा 3 को क्या लिख सकते हैं, साइन 8 पाई बटा 3 को हमने लिख लिया 2 पाई प्लस पाई बटा 3। देखो पाई 8 पाई बटा 3 बन रहा है या नहीं बन रहा, तो 6 और 1 7, तो एक काम करो यहाँ पर 2 लिख लो। अब बन जाएगा 6 और 2 8 पाई बटा 3 बन जाएगा। 2 पाई पर त्रिकोणमितीय फलन साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। 2 पाई प्लस का मतलब पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में ये साइन होता है प्लस का, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस का। उसके बाद आगे कोण कितना है 2 पाई बटा 3, और देखो साइन 2 पाई बटा 3 का अभी हमने मान ज्ञात किया, कितना आया था √3 बटा 2। तो इसको हल करने पर आएगा 4 पाई बटा 3 प्लस √3 बटा 2। अगला अक्स का मान है 5 पाई बटा 3। तो अक्स बराबर 5 पाई बटा 3 पर फलन का मान ज्ञात करो। तो 5 पाई बटा 3 प्लस साइन 10 पाई बटा 3। अब देखो 10 पाई बटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बटा 3 को हमने लिख दिया 3 पाई प्लस पाई बटा 3। देखो 10 पाई बटा 3 बन रहा है या नहीं बन रहा, तो 9 पाई और 1 पाई 10 पाई बटा 3 बन रहा है। अब देखो 3 पाई आ रहा है, इसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा। 3 पाई प्लस मतलब हम तीसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं, और तीसरे चतुर्थांश में साइन होता है माइनस का। ये साइन किसका होगा, माइनस का, तो यहाँ पर हमें चिन्ह लगाना होगा माइनस का। आगे कोण कितना है पाई बटा 3, और साइन पाई बटा 3 का मान होता है √3 बटा 2। तो इसको हल करने पर हमें मिलेगा 5 पाई बटा 3 माइनस √3 बटा 2। अगला अक्स का मान देखो है 2 पाई, तो 2 पाई पर फलन का मान ज्ञात करो। तो देखो 2 पाई पर फलन का मान आएगा 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। साइन 4 पाई होगा 0, तो यहाँ से इसको हल करने पर हमें मिल गया 2 पाई। अब देखो हमें इन क्रांतिक बिंदुओं पर फलन का मान क्या क्या मिला है वो देखो एक बार। तो एक तो मान हमें मिला है 0, एक मान मिला है ये, एक मान मिला है ये, और एक मान मिला है ये, और एक मान मिला है ये। तो क्रांतिक बिंदुओं पर ये जो फलन के मान हमें मिले हैं, इन फलन के मानों में जो सबसे बड़ा मान होगा वो तो होगा इस फलन का उच्चतम मान, और जो सबसे छोटा मान होगा वो होगा इस फलन का न्यूनतम मान। तो सबसे छोटा मान तो ये है, तो ये है इस फलन का न्यूनतम मान, और सबसे बड़ा मान है 2 पाई, तो ये है इस फलन का उच्चतम मान। तो इस फलन का उच्चतम मान तो है 2 पाई और न्यूनतम मान है 0। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के भाषा वाले जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।